6 साल की थी जब मुझे पहला पपेट मिला तोहफे में। और पपेट में एक असाधारण शक्ति है जहाँ आपकी जीवन में जो मुमकिन नहीं है वो मुमकिन हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मेन स्ट्रीम में ये आर्ट अभी नहीं आया है? जो हमारे एनजीओ वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात आती है उस टाइम पपेट ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचा जाता, जबकि जब वो कम्युनिटी में जाते हैं उनको इसकी ज़रूरत महसूस होती है। कल शायद महाराष्ट्र के स्ट्रिंग पपेटियर्स आ रहे हैं, उनकी इतनी सुंदर इंस्ट्रूमेंट है जो पपेट में इस्तेमाल होती है जब राक्षस आता है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा वर्तमान में जो हमारे शोध संस्थान है, मुझे लगता है कि उसमें भी इसको आना चाहिए। लुप्त होने का ये कारण नहीं है कि ऑडियंस ने पपेट्री देखा और उसे रिजेक्ट कर दिया। लुप्त होने का ये कारण है कि ऑडियंस देख ही नहीं पा रही। मॉडर्न पपेट की क्या इबारत? एक्टर जिंदा है और पपेट जिंदा नहीं है। कारण जी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि नाटक कभी मरता नहीं है, कभी कभी सो जरूर जाता है। उसको जब छींटा मारो तो फिर वो जागता है और पूरी ताकत से खड़ा होता है। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका फिर स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं अनुरूपा राय। अनुरूपा जी हमारे समकालीन कला परिदृश्य में एक ऐसा हस्ताक्षर है, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसने दरअसल चली आ रही हमारी शताब्दियों की उस परंपरा को गौर से सुना, उसके कला रूपों के साथ अपना एक आंतरिक रिश्ता जोड़ा और खुद का रिश्ता नहीं, दूसरों से भी उसका रिश्ता जुड़े, इस अभियान पर वो चल निकली। अनुरूपा जी का परिचय दरअसल ये है कि वो हमारी उस पुरानी, शताब्दियों पुरानी उस कठपुतली परंपरा से वाबस्ता हैं, बल्कि उसके साथ जुड़कर लगातार एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन में रत है जिसे हमने पाया तो था ये पारंपरिक कला रूपों के साथ जुड़कर, लेकिन आज और इस समय अपने उसकी मौजूदा वक्त में भी क्या अहमियत है और वो किस तरह से आज के समय को भी लौटाती हुई आवाज़ों के साथ रिश्ता रखती है। अनुरूपा जी इस वक्त जब आई हैं तब मध्य प्रदेश का संस्कृति महकमा 9 दिनों का एक बड़ा जलसा महाभारत रच रहा है और उसमें बतौर कठपुतली कलाकार वे हाजिर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुरूपा जी। थैंक यू, नमस्कार। इस संवाद में आप शामिल हो रही हैं तो हम ये ज़रूरी समझते हैं कि सबसे पहले तो आपके माध्यम को समझें, आपकी जर्नी को थोड़ा-सा समझें और उसके बाद इस मुहाने पर भी हम आएँगे जब महाभारत से जुड़कर आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो कौन-सा वक़्त था, वो कौन-सा लम्हा था जब आपको लगा कि आपको इससे जुड़ना चाहिए और इसी से जुड़कर आपकी शख्सियत मुकम्मल हो सकती है? मैं 6 साल की थी जब मुझे पहला पपेट मिला तोहफे में। ओह! वाह! और वो मेरी माँ ने दिया, और शायद इसलिए दिया कि बदमाशी ज़्यादा हो रही थी। कुछ कहीं पे कलात्मक चीज़ों में रुचि बन जाए तो तुरंत पपेट्स में रुचि बन गई। फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली में उस वक़्त 80s की बात है। हमारे स्कूल्स में भी और कई वेन्यूज़ में भी बहुत सारे पपेट शोज़ हो रहे थे। उस वक़्त दादी पदम जी जो पद्मश्री से सम्मानित पपेट के कलाकार हैं, रंजना पांडे जी जो 40 साल से पपेट्री कर रही हैं, उन लोगों के शोज़ देखने का मौका मिला और मुझे ऐसा लगा कि ये एक वैसी दुनिया है जैसे मेरे दिमाग के अंदर है। तो एक बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है, जो कल्पना शक्ति होती है, शायद वो बखूबी जो है पपेट दिखा सकता है। अच्छा, अच्छा। और हमें बोला जाता है कि ये असली नहीं है, लेकिन पपेट वो असली बना देता है। तो पपेट में एक असाधारण शक्ति है जहाँ आपके जीवन में जो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो सकता है, और वो आपको बहुत ताकत देता है। ओह! ओह! तो देखिए अनुरूपा जी ख़्याल बुन लेना तो आसान है। आपने बुन लिया ख़्याल, देखा और आप एक तरह से इम्प्रेस हुई उससे और आपने कहा, लेकिन आप ज़िम्मेदारी आती है कि इसको ठीक ढंग से इस माध्यम को, इस मीडिया को समझें और फिर इस पे काम करें। तो वो चीज़ कैसे संभव हुई कि अपने आप को आपने समझा, निखारा, परिष्कृत किया और इस एक ऐसा स्किल पैदा किया कि हाँ, इसको इस तरह से रंगमंच पर ले जाया जा सकता है? मुझे परिवार का बहुत सहयोग मिला, तो अक्सर कलाकारों को नहीं मिलता है। यार यू आर लकी। आई एम वेरी लकी। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप इसमें पढ़ाई-लिखाई करिए।
अगर आपको ये अपना प्रोफ़ेशन बनाना है, तो ट्रेनिंग के बिना ये नहीं हो सकता है। अ, इंडिया में तक उस वक़्त कोई पपेट स्कूल नहीं था, अच्छा। तो मुझे स्टॉकहोम जाना पड़ा पपेट्री पढ़ने। उस वक़्त स्टॉकहोम के एक बहुत मशहूर पपेट डायरेक्टर आए थे 1997-98, जब उनका मैंने पहला शो देखा और मुझे लगा कि इसमें नाटक भी है और स्कल्पचर भी है और म्यूज़िक भी है और क्या नहीं है, पर ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक़्त मैंने एक डिप्लोमा इन पपेट्री किया, फिर मैं वापस आई क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़रूरी था कि यहाँ कुछ शुरू करना है। जिस तरह से हमारे कुछ सीनियर्स ने किया किया था। तो फिर हमारा ग्रुप बना और इस तरह से कटकथा का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये ग्रुप 27 साल का है, 98 में शुरू हुआ। वाह, वाह! तो उस वक़्त मैंने पपेटियर्स ट्रेन किए जो हमारे ग्रुप में हैं। कुछ पपेटियर्स दादी सर से ट्रेन्ड हैं। लेकिन अब अ, हमारे यहाँ पपेट स्कूल है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये स्कूल हमने 2019 में शुरू किया एज़ अ पार्ट ऑफ जो भारतीय पुतुल संघ है जिसका नाम है यूनिमा। ये पहला पपेट स्कूल बना इंडिया में जो एक दिल्ली में है? नहीं, ये एक्चुअली 3 स्टेट्स में है। अच्छा। ये दिल्ली में क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में ये शुरू हुआ था, पर स्टूडेंट्स को 3 हफ्ते के लिए गुंडू राजू जी के पास भेजा गया, जहाँ वो एक बिल्कुल पारंपरिक पुतुल कलाकार के साथ रहे, सीखे। फिर इसमें से कुछ लोग अपना इंटर्नशिप अलग-अलग पपेटियर्स के साथ करते हैं। सुदीप चंद गुप्ता जो यहाँ आए हुए हैं, गुप्ता जी। कुछ उनके साथ काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी इस देश में पुतुल कलाकार हैं, से ये स्टूडेंट्स, ये छात्र पढ़ पाएँ, सीख पाएँ जी, जी, जी। और ट्रेडिशन से वाकिफ़ हो क्योंकि हमारी जो पारंपरिक पपेट्री है, इसमें हम सिर्फ़ कठपुतली के बारे में जानते हैं, राजस्थानी कठपुतली। लेकिन ये हमारे 23 परंपराओं में से एक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो छाया पुतुल है, इसमें 5 परंपरा हैं और स्ट्रिंग में 11 से ज़्यादा परंपराएँ हैं। और ऐसे असाधारण परंपराएँ हैं, मतलब 1 साल पहले ही हमें एक नए परंपरा के बारे में पता चला है, जो सबने बताया था कि लुप्त हो गया है, अच्छा, लेकिन हमें कुछ कलाकार मिले। क्या थी वो? ये है क्या चादर है? बादर। जी, अगेन प्लीज़। चादर बादर। चातर-पादर, अच्छा, क्या है ये थोड़ा-सा बताइए? ये एक झारखंड और बंगाल और बिहार की तरफ एक सांताली परंपरा है, जहाँ पे छोटे पपेट होते हैं, हुँ। जिनको वो स्ट्रिंग से 10-12 पपेट्स एक साथ नचा सकते हैं। ओह! केवल 4 स्ट्रिंग से अच्छा, और उसके साथ गाना होता है और उनका मेला लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है इनको देखना। तो ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है इनको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लुप्त हो जाएँगी, पता नहीं चलेगा। हाँ। अनुरूपा जी, ये अब तो इस मुहाने पर ये कला रूप आ गया है जब आपने कहा कि बाकायदा इसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं और बाकायदा प्रोफ़ेशनल ढंग से भी इसको सीखा जा रहा है। लेकिन हमारी बहुत सारी जनरेशन्स की स्मृतियों में जो कठपुतली है, उसमें आम तौर पर देखा जाता है कि बस कुछ राजा-रानियों की कहानियाँ हो गईं और कुछ हमारे पौराणिक पात्र हो गए, वो कथाएँ हो गईं। अब इससे बॉर्डर को क्रॉस करके अब नए सब्जेक्ट आए हैं, नए मुद्दे उसमें शामिल हो गए हैं और आज के समय में कठपुतली जो है वो बाकी तमाम आर्ट फ़ॉर्म के साथ खड़ी हुई एक आर्ट मुझे दिखाई देती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मेनस्ट्रीम में ये आर्ट अभी नहीं आया है? या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इसको बहुत संकोच के साथ हमारे एजुकेशन में है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरे ख़्याल में कि हमारी जो मेनस्ट्रीम करिकुलम है, उसमें इसको किसी तरह से ढाल लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आप देखिए पपेट्री हेल्थ एडवोकेसी एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही है और बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जब टीचर ट्रेनिंग की बारी आती है या जो हमारे एनजीओ वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात आती है, उस टाइम पपेट ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचा जाता, जबकि जब वो कम्युनिटी में जाते हैं, उनको इसकी ज़रूरत महसूस होती है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि ये मेनस्ट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसको लाना बहुत ज़रूरी है। कई बार मास कॉम कोर्सेज़ में इनको देखा
जी, वेरी राइट। जिस वजह से ये मेनस्ट्रीम में आई, कुछ फ़िल्मों में ये देखी गई। अ, इनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखे गए। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जो रिसर्च है अभी बहुत लिमिटेड है। इन पे ख़ास तौर पे हमारी जो पुतुल परंपराएँ हैं, हाँ, उन पे बहुत लिमिटेड रिसर्च हो रही है और जो हो रही है वो इस तरह से इस ढंग से हो रही है कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है कि ये कम्युनिटी कहाँ की है, क्या करती है, कहाँ से आए, कौन-सी भाषा बोलती है। आर्टिस्टिक रिसर्च नहीं है और अगर वो गैप हम भर दें मेरे ख़्याल में जो ड्रामा के फॉर्मल स्कूल्स हैं, म्यूज़िक के फॉर्मल स्कूल्स हैं, ये पाएँगे कि इनमें इतने लुप्त माने जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे ब्रास की थाल, कल शायद महाराष्ट्र के स्ट्रिंग पपेटियर्स आ रहे हैं। उनकी इतनी सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, जो पपेट में इस्तेमाल होती है, जब राक्षस आता है। अब वो उनके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो एक म्यूज़िक रिसर्चर को इसमें इतना कुछ मिल जाएगा, अगर वो खोज करेगा। तो ये सिर्फ़ एक कला नहीं है। एक पपेटियर को सर्वगुण संपन्न होना पड़ता है। हाँ, लेकिन देखिए ना, आप जैसे लोग अब आए हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे आने वाली जनरेशन जो है उसको लगेगा कि नहीं, ठीक है, हमारे सामने एक बहुत ही एक सशक्त हमारा प्रतिनिधि खड़ा है तो हमको पीछे आना चाहिए। कुछ चीज़ों को स्थापित होने में वक्त लगता है, लेकिन फिर आखिर उसे समाज और उसको समय कहीं न कहीं उसको मान्यता देता ही है। थोड़े संघर्ष कुछ कला रूपों के लंबे हो भी जाते हैं। यहाँ पर जो आपने रिसर्च की बात की, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा वर्तमान में जो हमारे शोध संस्थान हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, फाइन आर्ट के हमारे जो कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी इसको आना चाहिए। आप जैसे लोगों ने क्या ये कभी पहल की है कि हाँ, अपनी इस आवाज़ को थोड़ा पुरज़ोर बनाएँ और वहाँ तक पहुँचाएँ? अभी चूँकि हमारी जो एनईपी है, वो बार-बार ये कह ही रही है कि हमें पारंपरिक कला रूपों के पास जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये कह तो दिया गया, लेकिन अभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने का सिरा जब हम थामते हैं तो लगता है कि नहीं, फिर भी अभी पता नहीं, वो वॉइस जो है थोड़ी-सी वीक लगती है। क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है 3 चीज़ें हैं। एक तो कि टीचर की ट्रेनिंग में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी कक्षा में इसका इस्तेमाल करे। दूसरा ये जो फेस्टिवल है, इसने इतनी बड़ी पहल की है क्योंकि मेनस्ट्रीम फेस्टिवल में अगर आप देखें तो डांस और बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का थिएटर जो है, जी। वो देखा जाता है। हुँ। अम, इस फेस्टिवल में पपेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेनस्ट्रीम करने में बहुत मदद करेगा। इस वक़्त पपेट्री को इस तरह का मंच चाहिए जी, जी, और जी। इस फेस्टिवल ने जो हमें मंच दिया है, ये मैंने आज शो के बाद भी यही बात करी कि ये बहुत ज़रूरी है इस वक़्त क्योंकि ऑडियंस जो है, वो है हमारी असली जूरी। अगर वो पपेट्री देखेगी, तो वो और देखना चाहेगी। लुप्त होने का ये कारण नहीं है कि ऑडियंस ने पपेट्री देखा और उसे रिजेक्ट कर दिया। लुप्त होने का ये कारण है कि ऑडियंस देख ही नहीं पा रही है। करेक्ट, बिल्कुल। तो इस तरह के मंचों की बहुत आवश्यकता है। इस तरह के बड़े फेस्टिवल में, इस पैमाने के बड़े फेस्टिवल्स में पपेट थिएटर को जगह देना बहुत ज़रूरी है। थिएटर को जगह मिली, आप आईं और कटकथा के साथ आप आई हैं। आप क्या चुनकर आई हैं? क्या प्रसंग था और कौन-से किरदार थे आपके महाभारत से जुड़े? और आप दरअसल उनमें से कौन-सी वॉइस को, कौन-से डिस्कोर्स को निकालना चाह रही थी? तो ये महाभारत जो है 2016 में बनी। अ, हमको 1.5 साल लगा इस महाभारत की रिसर्च में। सबसे पहले हमने बहुत सारी पढ़ाई की, फिर हमने किताबें फेंक दी क्योंकि हम गुंडू राजू जी से मिले और करीब 2 हफ्ते हर रात 9 से 10 घंटे हमने उनकी कहानियाँ सुनी। तो हम कुछ नया ढूँढ रहे थे और पता चला कि पारंपरिक कहानियों में नए से भी ज़्यादा नया है, हुँ, जो हम शायद भूल गए हैं जी, या हमने सुनी नहीं है। अच्छी बात कह रही हैं आप। हाँ। क्योंकि हम न नॉर्थ इंडिया में हैं तो उनका जो महाभारत है, जो सिलक गया था महाभारत है, उसमें ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं जो हमने नहीं सुनी। हुँ। जो सदर्न इंडियन है, उन्होंने यहाँ की ऐसी कहानियाँ हैं जो उन्होंने नहीं सुनी। अगर पांडुवानी देखी जाए, तो वहाँ के लोगों ने नहीं सुनी है। अगर आप भीम कथा सुने तो वहाँ के लोगों ने नहीं सुनी है। हमने सिलक गया था महाभारत नहीं सुनी है। इसमें सुबला जैसे किरदार जो शकुनी के 99 भाई और उनके पिता की कहानी हमने नहीं सुनी है। हर एक की कहानी है। 100 कौरव भाइयों की कहानी है सुनाते हैं, वो हमने नहीं सुनी है। तो ये कहानियाँ सुन के ऐसा लगा कि ये मॉडर्न कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं कहानियों में बहुत कुछ नयापन है
उससे हमारे महाभारत का रिसर्च फिर से शुरू हुआ। उस वक़्त हमारे पास 32 किरदार थे, अब 13 हैं। तो 1 साल लगा 32 से 13 किरदारों में आने में और फिर पपेट्स बनाने में और रिहर्सल और इन चीज़ों में। तो क्या आप इसमें कौन-सा कथानक लेके आई हैं? इसमें शुरुआत हम सुबला और शकुनी से करते हैं अच्छा। और सीधे आते हैं उस चौपड़ के खेल पे, जहाँ सिला क्या था महाभारत में, ये सुबला की हड्डियों से बनी हुई थी। ये लोडेड नहीं थी हुँ। और उन हाथों से सुबला कभी हारे नहीं थे। और कहानी ऐसी है कि भीम ने अम, इनको घर बुला के अ अ, इनको कारागार में डाल दिया था और रोज़ इनकी खुराक कम कर देते थे। एक वक़्त ऐसा आया कि इनको पता चल गया कि हमारी खुराक कम हो रही है अच्छा। और एक-एक करके भाइयों ने सारा कुछ शकुनी को खिलाना शुरू कर दिया। और उसके पीछे भी कहानी है कि 100 भाइयों में से शकुनी को ही उन्होंने क्यों चुना। तो वो भी बहुत लंबी कहानी है। तो इस तरह की कहानी में कहानी है और ये बड़ा दिलचस्प। महाभारत के बारे में तो कहा है कि कथाओं की भी अंतर कथाएँ हैं बिल्कुल, और इतनी कथाओं का महासंजाल है कि मतलब लगता है कि मतलब हम इतने बरसों को पार करने के बाद शताब्दियाँ हमने पार कर दी, फिर भी महाभारत अभी भी हमसे अछूता है। बिल्कुल। हैं? मतलब फिर आप जाएँ तो फिर कोई नई चीज़ निकलती। बहरहाल लेकिन क्या आपने कभी इतना भरा पूरा उत्सव महाभारत पर फ़ोकस्ड देखा है? एक नहीं, नहीं, कभी नहीं। अ, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में भी महाभारत है। अगर आप इंडोनेशिया चले जाएँ और कंबोडिया चले जाएँ, तो उनके फ़ोक कल्चर में भी महाभारत है। तो इस तरह से विदेश से भी लोग आ रहे हैं अपने महाभारत लेके और देश के भी अलग-अलग महाभारत हैं। ये इस तरह का फ़ोकस वाला फेस्टिवल मैंने नहीं देखा है। अम, कुछ साल पहले एक महाभारत का फेस्टिवल हुआ था पर वो सिर्फ़ पैन इंडियन था। तो एक इंटरनेशनल महाभारत फेस्टिवल अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। करेक्ट। अच्छा भरी-पूरी किसी रेpertory की कल्पना आप करती हैं जहाँ पर सिर्फ़ पपेट पर ही काम हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, हमारे रेpertory सिर्फ़ पपेट्स की है। ऐसे तरह के मेरे ख़्याल में इस देश में इस वक़्त 8 कंपनीज़ हैं और ट्रेडिशनल पपेटियर्स तो सिर्फ़ पपेट में ही काम करते हैं। तो हाँ, हमारी तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत कंपनीज़ हों। हुँ। तो ये पर जिस तरह से हमारा जो थिएटर मेन स्ट्रीम में काम कर रहा है और हमेशा ही उसकी एक अहमियत बनी हुई है, कठपुतली को लेकर थोड़ा-सा भी ऐसा लगता है कि एक आंदोलन को और अधिक पुरस्सर होने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। आप शासन से क्या अपेक्षा करती हैं या सोसाइटी से भी क्या एक्सपेक्ट करती हैं? 2 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स, जहाँ फेस्टिवल हर चीज़ का हो, ऐसे थीमेटिक फेस्टिवल हो, हुँ। लेकिन उसमें पपेट की जगह हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस इनको देखें। जैसे ही हम एक फेस्टिवल को सिर्फ़ पपेट फेस्टिवल बोल देते हैं, हम उसको दूसरा बना देते हैं। तो मेनस्ट्रीम फेस्टिवल में जहाँ डांस हो रहा है, जहाँ नाटक हो रहा है, वहाँ पपेट होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, दूसरी चीज़ है कि ट्रेनिंग पे बहुत फ़ोकस करना पड़ेगा। वेरी राइट। 2019 से हम इस तरह के 2 ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम पारंपरिक कठपुतली के जो नए जनरेशन है अंडर 30 उनके साथ ट्रेनिंग्स कर चुके हैं और उसके चलते हमने ये देखा है कि ग्रुप्स बढ़ गई हैं और शोज़ बढ़ गई हैं। तो ट्रेनिंग को फ़ॉर्मलाइज़ करके रेगुलराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी हो पाए उतनी कम है। मॉडर्न पपेट को लेकर जग अगर ये मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो किस तरह का मॉडर्न पपेट की क्या इबारत है? मैं इसको थिएटर ऑफ डेड मटीरियल कहती हुँ। हूँ। एक्टर ज़िंदा है और पपेट ज़िंदा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ऑडियंस है, उसकी कल्पना में ज़िंदा है। उसके बाद वो डब्बा बंद हो जाता है। एक्टर घर चला जाता है, एक्टर अपने परिवार के पास चला जाता है, लेकिन पपेट डब्बे में बंद हो जाता है, वो तभी ज़िंदा होता है, जब उसके सामने एक ऑडियंस देखिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा लेकिन यहाँ एक और क जो मुझे लगता है कि एक रसायन काम करता है एक मनुष्य के भीतर कि ये मालूम होते हुए भी कि दरअसल ये या तो लेदर का है या ये लकड़ी का है या फिर ये ग्लास का है। ये
मालूम होने के बावजूद भी जाने क्यों उसका अपना रिश्ता उस कैरेक्टर के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी आदिम सी कोई इच्छा शक्ति है मनुष्य की जो उसके साथ जाके रिश्ता बनाती है और इसी कारण से फिर वापस कठपुतलियाँ कारंत जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि नाटक कभी मरता नहीं है, कभी-कभी सो ज़रूर जाता है। उसको जब छींटा मारो तो फिर वो जागता है और पूरी ताकत से खड़ा होता है। तो हमारे यहाँ कला रूपों की स्थिति भी ऐसी रही है। कठपुतली इसी कारण तो इतने सालों का सफ़र करने के बावजूद भी आज है और आप जैसे लोग जब उसको थामते हैं तो यकीन का एक नया कल हमें दिखाई देता है। आप आईं और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कठकला को कथा को लेकर आप काम कर रही हैं, ये कहानियाँ आपकी न केवल भारत समंदर पार तक पहुँचे, भारत की आवाज़ पहुँचे, भारत के किरदार पहुँचे, भारत का महाभारत भी पहुँचे जिसे एक शाश्वत ग्रंथ कहा गया है। आप आईं, अनुरूपा जी आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक